लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिजो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुहालाल जी जांगू। राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 1.5 दशक से नॉर्थ ईस्ट की राजनीति, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के कल्चर, वहाँ की तमाम गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखने वाले जांगू जी आज हमारे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट जैसा वहाँ से दिखता है, उसके बाहर के लोग जो नॉर्थ ईस्ट को किस रूप में देखते हैं। कभी वहाँ हिंसा की घटनाएं मणिपुर में सुनने को मिलती है, कभी चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जे की खबरें आती हैं कि उसने अपने सैनिक भेजे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं आज सुहालाल जी जांगू से। नमस्कार जांगू जी, सर। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और हम अगर नॉर्थ ईस्ट को संपूर्ण रूप में देखें, आप वहाँ रहते हैं 1.5 दशक से, आप पूरी वहाँ की राजनीति सब चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाहर के व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट को किस रूप में देखें? देखिए, नॉर्थ ईस्ट से बाहर के व्यक्तियों को नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से जो वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है उसको एक तरीके से जांचना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि जो बिना फिल्टर की हुई कई सारी ऐसी सूचनाएं आती है, ऐसे पॉलिटिकल हो या कई प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं जो बिना फिल्टर के ही मतलब कि आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पर आप थोड़ा सा सोचिए, गौर करिए और उसको एक सोचे कि ये फिल्टर की हुई हो तब ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी खबरें आती हैं, न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन जैसे मणिपुर की मैं विशेष रूप से चर्चा करूं, अगर देश के बाहर के जो हिस्से में है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर पिछले 1.5-2 साल से इतना दहक रहा है, धधक रहा है, उसमें जो खबरें हैं जो बाहर आती हैं, आप कह रहे हो फिल्टर होके नहीं आती या सीधे आ जाती हैं, मणिपुर की जो घटना है उसको आप किस रूप में देखते हैं वहाँ पे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में जो फ्लड आता है वो एक सीजनल है। वो एक जैसे हम देखते हैं अफ्रीका में, केन्या में, वहाँ पर मसाई मारा जो रिवर है, वहाँ जिस तरीके से विल्ड बीस्ट सालाना पलायन करते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं, इसी तरीके से आसाम में भी ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लड आता है। वो कोई एक नया नहीं है, लेकिन इस कभी कभी ये हो रहा है या पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि इम्फाल घाटी है वो भी पानी में डूब जाती है, अगरतला पानी में बिल्कुल घिर जाता है, लेकिन उसकी खबरें नहीं आती है। और हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि चलो आसाम में बाढ़ है, जिसका मतलब कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में है या नहीं है इसका कोई जानकारी नहीं रहती है। जब मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो मणिपुर से संबंधित जो खबरें हैं या मणिपुर के बारे में या मणिपुर में जो हो रहा है, दरअसल वो क्या है कि जो वहाँ पर लोग पहुँचते नहीं है ग्राउंड पर और कहाँ पर बैठ के जो ओपिनियन बना लेते हैं वो ओपिनियन बहुत ही सही नहीं रहती है। खासकर दोनों कम्युनिटी के बारे में, जो मैती और कुकी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि हमको बाहर से ऐसे लगता है कि दोनों कम्युनिटीज़ में कोई कोऑपरेशन नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर वहाँ जो लोग हैं वो कोऑपरेशन भी है, सहयोग भी है, आपस में कम्युनिटी में हो रहा है। पिछले कुछ महीने से शुरू हुआ है, जो एक अच्छी बात है कि दोनों कम्युनिटी में बातचीत थोड़ी लेवल पर शुरू हुई है। तो पॉजिटिव उम्मीद हम रखते हैं और रखना चाहिए, और हो रहा है पॉजिटिव। हिंसा अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा ये है कि जो शस्त्र विद्रोही थे दोनों कम्युनिटीज़ के, उन पर नियंत्रण पा लिया गया है और बहुत बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चले हैं हथियार कैप्चर करने का और जो विद्रोही थे उनको पकड़ने का, और ये इसमें काफ़ी सफलता मिली है। गृह मंत्रालय और जब से राष्ट्रपति शासन लगा है इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। तो सिक्योरिटी के स्तर पर मणिपुर में सुधार हम देख रहे हैं और उसी का नतीजा है कि दोनों कम्युनिटी में अब थोड़ा राजनीतिक और सामाजिक तरीके से बातचीत शुरू हुई है।
ये आपने मणिपुर के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में 2-3-4 महीने से स्थितियां कंट्रोल में आई हैं, और जैसा हम बाहर बैठ के सोचते थे कि मणिपुर अशांत है, उसमें ये देशवासी, तमाम देशवासी भी ये कल्पना करेंगे, उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि जो शांति के प्रयास चल रहे हैं उसमें और तेजी आए। अब नॉर्थ ईस्ट में जैसे 8 राज्य आते हैं, उसमें एक असम बड़ा राज्य है, फिर मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, और 6-7-8 राज्य हैं। लगभग 2,62,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखें तो, और 4.5 करोड़ की जनसंख्या है। निश्चित रूप से वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है हर राज्य की कुछ अलग होगी। वहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं निश्चित रूप से, जैसे काजीरंगा के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में सब जानते हैं, ब्लू माउंटेन के बारे में सब जानते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हम गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो वो किस रूप में दिखती हैं। लेकिन आपके हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट के बाहर का कोई व्यक्ति जाता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ वो घूम सकता है, क्या खरीदारी कर सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा एक सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक होता है जिज्ञासा। एक हमारी जिज्ञासा, एक जिम्मेदारी होती है कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से समझना चाहिए और जानना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हम दरअसल राजनीतिक सुरक्षा, एक तरीके से जो रिवोल्यूशनरी है उन्हीं की गतिविधियों के नाम पर, या स्मगलिंग के नाम पर हो, या गैर कानूनी गतिविधियां हो, या कोई एनआरसी से जुड़ा हो, या रोहिंग्या रिफ्यूजी का हो, या कोई बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, यही खबरें होती जो डोमिनेंट रहती है। लेकिन ये सब नकारात्मक तस्वीर नॉर्थ ईस्ट की प्रेजेंट करती है। दरअसल इनके पीछे बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं होती है जो दरअसल सामने आती नहीं है। तो जो सोशल मीडिया या जो हम देखते हैं, ये क्या है कि सकारात्मक खबरों को या ऐसे जो गतिविधियां होती है उनको दरअसल बहुत कम महत्व देता है, या उनके बारे में सही जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन नकारात्मक खबरों को बहुत जल्दी एक तरीके से पेश कर दिया जाता है, जो बहुत गलत है। नॉर्थ ईस्ट को हम नकारात्मक क्यों सोचते हैं, वहाँ बहुत पॉजिटिव होती है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि कल्चर और नेचर आपको ऐसा मिलेगा कि ऐसे लगेगा कि आप पूरी दुनिया में मतलब उस जगह जाके लगेगा आप पूरी दुनिया में हो, क्योंकि वहाँ जो नेचर है वो एक ऐसा है कि सब प्रकार का जो क्लाइमेट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसी तरीके से कल्चर है, जो मोज़ेक है, जो संस्कृति का वहाँ एक तरीके से एक कटोरा है, एक फूलदान जो है कल्चर का, वो बहुत महक है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म है और अलग अलग संस्कृति का जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, उनकी बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं, उनके पास जाके सीख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये नहीं है कि हमारे खाली मनोरंजन के लिए ही हो। दरअसल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट का नेचर है, प्रकृति और संस्कृति, वो दरअसल उससे हमें ये सीखना है कि हम कैसे हमारी संस्कृति को भी उससे मिलान करें, मैच करें, और कैसे हम अलग उनकी तरह ही बने, और कैसे हम प्रकृति को बनाए रखें। जो स्वच्छता है प्रकृति की, और जो पर्यावरण की स्वच्छता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की जो एक स्वच्छता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है नॉर्थ ईस्ट में। और इसी के लिए लोग वहाँ जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग जाते हैं। मैं ये तो कहूँगा कि अगर आप वहाँ 10 साल रहोगे या 1 साल रह लो आप वहाँ पर, मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको 10 साल की उम्र बढ़ जाएगी वहाँ पर रहने। 1 साल अगर आप रह लोगे, क्योंकि इतना शुद्ध प्रकृति है और उतनी शुद्ध वहाँ संस्कृति है, तो इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और एक टूरिस्ट को खाली यही नहीं है कि वहाँ इतिहास के रूप में आपको मिलेगा। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में इतिहास के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति और संस्कृति के रूप में इतना कुछ मिलेगा कि आप बार बार जाने की वहाँ इच्छा करोगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा जैसे कहा कि नेचर और कल्चर वहाँ का है कि सिर्फ पर्यटक स्थल को अगर छोड़ दो, आप काजीरंगा नेशनल पार्क को छोड़ दो, माउंटेन ब्लू को छोड़ दो, वहाँ के झरनों को छोड़ दो, तो आपने जो प्रकृति, संस्कृति, नेचर की बात की है, तो हम उत्तर भारत से अगर वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की प्रकृति और कल्चर को, खासकर संस्कृति, तीज त्योहार, उसको अगर हम देखें तो क्या तुलना आप पाते हो, क्या अंतर पाते हो दोनों संस्कृतियों में?
देखिए अपनी तरफ जो सांस्कृतिक जो समारोह होते हैं, मेले हो या आयोजन हो, धार्मिक हो, ये ज़्यादातर व्यावसायिक नज़र आते हैं और बहुत एक तरीके से भीड़ भाड़ होती है और हम सिर्फ जिस दिन कोई आयोजन है उसी दिन हम बहुत सक्रिय होते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी सांस्कृतिक त्यौहार होते हैं या जो वहाँ मेले होते हैं या जो गतिविधियाँ आयोजन होते हैं वो दरअसल कुछ दिन पहले ही शुरू होते हैं और बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक होता है। मतलब कि हमारे वहाँ क्या एक व्यावसायिकरण नहीं है, कोई भी आयोजन का व्यवसायीकरण नहीं है और ज़्यादा जो है कि स्थानीय जो चीज़ें हैं, स्थानीय जो पहनावे हैं, स्थानीय जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित होती है और वो एक लगता है कि हम एक व्यावसायिक नज़रिए की बजाय एक सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक नज़रिया हमको मिलता है वहाँ के आयोजन, सांस्कृतिक, धार्मिक मेले हो या त्यौहार हो और आप बहुत आसानी से उनमें शामिल हो सकते हो और ना तो आपको पॉल्यूशन की समस्या होगी वहाँ, ना ही आपको एक तरीके से सुरक्षा की समस्या होगी और आप भी बिल्कुल आप बिहू डांस में आप शामिल हो सकते हो। आप चाहे इम्फाल का डांस हो या बम्बू डांस मिजोरम का हो या मेघालय के खासी गारो जयंतिया के हो, अरुणाचल के हो, सबके आप सांस्कृतिक आयोजनों को आप शामिल होके एंजॉय ले सकते हो। तो वहाँ के त्यौहार और नॉर्थ इंडिया के त्योहारों में बहुत अंतर है। अंतर जो मैंने कहा कि एक तो व्यवसायीकरण है जो वहाँ नहीं है, एक दूसरा है कि यहाँ हम बाहर की चीज़ों को लाके और एक बेचते हैं, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता। आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ के किसी भी प्रकार के आयोजन में, वहाँ की स्थानीय चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए हमारा जो लोकल जो प्रोडक्ट है, लोकल जो हमारी कल्चर है, पहनावे, उसको प्रमोशन मिलता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत एक गायब हो रहा है जो एक स्थानीय चीज़ों का प्रमोशन होने का जो एक माध्यम होता है मेले, त्यौहार, आयोजन। आपका बातों से मैं और हमारे दर्शक ये समझ पा रहे हैं कि जो उत्तर भारत में जो आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें दिखावा ज़्यादा होता है। अपनी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है और हम बाहरी चीज़ों का दिखावा ज़्यादा करते हैं। लेकिन वहाँ जो संस्कृति है वो अपने तरीके से जीते हैं, उनको ये दिखावे से मतलब नहीं है, उनको अपनी जो प्रकृति है, अपना जो संस्कृति है उससे लगाव है। हम अगर बात करें शादी ब्याह की, जैसे उत्तर भारत में शादी ब्याह होते हैं, हजार हजार लोगों का खाना पीना होता है, आजकल तो होड़ होती है दिखावे की कि इतने तरह के व्यंजन, इतने तरह के व्यंजन, और कुल मिला के देखा जाए तो 3-4 घंटे की शादी में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन उत्तर भारत में जो शादी होती है वो किस तरह की शादी होती है? अगर यहाँ का कोई दर्शक, यहाँ के जो रहने वाले लोग उसको समझना चाहें कि वहाँ वो उनके शादी विवाह किस तरह होते हैं, क्या वहाँ भी 2-3 घंटे की शादी के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं या अपने जो ट्रेडिशनल तरीके से जो शादियाँ होती थी उसी तरीके का उसमें विश्वास रखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक तरीके से जिज्ञासा बढ़ाती है कि आपकी जिस तरीके से एक नज़र है नॉर्थ ईस्ट पर, वो बताती है कि हमारी समझ सही दिशा में जा रही है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में 2 तरीके से हम बांट सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को। एक पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं और एक मैदानी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र में दरअसल एथनिक ट्राइबल रहते हैं, उनका रिलीजन अलग है और रिलीजन होने की और वो एक तरह एथनिक होने से उनके कल्चर अलग है। तो कल्चर और रिलीजन अलग होने की वजह से उनके शादी विवाह के जो है वो भी बिल्कुल अलग है। और जो प्लेन एरिया जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे आसाम का लोअर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है या बराक रिवर सिलचर जो क्षेत्र है, यहाँ मैदानी क्षेत्र या ये कहे कि इम्फाल का घाटी क्षेत्र या अगरतला है, यहाँ के समाज अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, तो वहाँ के शादी विवाह भी अलग है। अब जब हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट का, तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो असमिया हो या वो बंगाली हो या मेती हो, जो प्लेन क्षेत्र में रहते हैं, तो इनमें शादियों में खर्चे उस तरीके से नहीं होते हैं, दिखावा उस तरीके का नहीं होता है, ना भीड़ भी नहीं होती है।
बल्कि उपहार गिफ्ट देने की एक संस्कृति होती है वहाँ पर। शादी ब्याह में गिफ्ट दिया जाता है, और जो अपने यहाँ उसी गिफ्ट को हम यहाँ डोवरी या दहेज बोलते हैं, जो वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा है कि वहाँ क्राउड नहीं होती है, बहुत ही सीमित मात्रा में लोग आते हैं, और उतना शोर या म्यूजिक हो या जो बाजा बारात होता है वैसा नहीं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर दिख जाएगा कि शादी हो रही है। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ वो दरअसल मैदानी क्षेत्र है। अब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर ट्राइबल एथनिक ट्राइबल है, चाहे वो नागा हो, मिजो हो, खासी, गारो, जयंतिया हो, दिमासा हो, कच्छारी हो। वहाँ पर लगता ही नहीं है कि शादी हो रही है। पहले तो अगर आप एक विजिटर के रूप में या पर्यटक के रूप में अगर आप जाते हो, देखते हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि शादी हो रही है। आपको ऐसे लगेगा कोई समुदाय का गैदरिंग हो रही है। बिल्कुल शांत है, ना कोई बारात होती है, ना कोई डेकोरेशन होता है, ना म्यूजिक होता है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में जो अधिकतर ट्राइबल है वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन का जो शादी विवाह है वो दरअसल चर्च से द्वारा होता है, चर्च में होता है, चर्च ही करता है ये सब प्रोग्राम। तो इसलिए चर्च में अनुशासन होता है, और अनुशासन हर चीज़ का होता है। दिखावे का भी अनुशासन सीमित है, और पैसे खर्च करने का भी सीमित है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी कि शादी हो रही है, कि वो जब खाना है, वो जो भी लोग आते हैं, समुदाय, रिश्तेदार, वो एक खाना ही वहाँ पर एक महत्वपूर्ण नज़र आएगा। बाकी एक आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जैसे जिसमें लगे कि एक पैसा बहाया जा रहा है और 2-3 घंटे का ऐसा शो हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं हर महीने शादियों में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, खासकर क्योंकि मिजोरम में रहते हुए मैं पहाड़ी क्षेत्र जो मिजो क्रिश्चियन है उनके शादी विवाह में जाता हूँ। वहाँ तो 40-50 हज़ार रुपये में शादी हो जाती है, और अपन यहाँ पर 40-50 लाख रुपए देखते हैं शादी में। तो आपकी जो बातों से मुझे लगा कि शायद मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि रस्में होती हैं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनी जो संस्कृति के हिसाब से जो ट्रेडिशनल उनकी रीति रिवाज होते हैं उसमें करते हैं। तो उत्तर भारत के लोगों को जो पैसा बहाते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, उनको एक तो उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए किस तरह का। मेरे मन में एक और सवाल आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर भारत के या पश्चिम भारत के जो लोग जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, निश्चित रूप से ज़्यादातर अगर राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी लोग असम में उधर व्यवसाय में हैं। इसके अलावा वहाँ पर कौन से ऐसे उसमें क्षेत्र में उत्तर भारत या पश्चिम भारत या दक्षिण भारत के लोग रहते हैं? और दूसरा, क्या उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट के जो ओरिजिनल लोग हैं वो उनको कोई दूसरे नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले बताया कि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट को हम एक ही संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। जहाँ आदिवासी या जो एथनिक ट्राइबल है वहाँ का लोगों का बाहरी लोगों के प्रति नज़रिया दूसरा होता है, और जो प्लेन क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, उनका नज़रिया दूसरा होता है। देखिए, आसाम में असमीज है और बंगाली है जो प्लेन क्षेत्र में है। बाकी पहाड़ी क्षेत्र में कई सारे ट्राइबल है। तो अगर राजस्थान हो या शेष भारत से जो लोग वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी ही वहाँ पर है, और भी है, लेकिन जैसे बंगाली भी है, और झारखंड बिहार से भी है, पूर्वांचल यूपी से भी आपको मिलेंगे, तो तमिल लोग भी है ये। लेकिन ज़्यादा चर्चा मारवाड़ियों की क्यों होती है, इसका मैं एक कारण बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं वो ये चीज़ समझना चाहते हैं कि मारवाड़ी क्यों और उनकी चर्चा क्यों होती है ज़्यादा। देखिए, राजस्थान से जो जाते हैं, चाहे वो मारवाड़ी क्षेत्र से हो, मारवाड़ से या शेखावाटी से या मेवात से हो, अलवर वगैरह, वो वहाँ सिर्फ कोई मजदूर या कोई कारीगर जैसा काम के लिए नहीं जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं व्यवसाय स्थापित करने, व्यवसाय चलाने के लिए। तो जो व्यवसाय वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ता है, काम देता है और उनका सहयोग देता है, वो पहचान देता है।
तो मारवाड़ी जो है या राजस्थान से जो लोग हैं दरअसल वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था है उसका बहुत हिस्सा है। बिना मारवाड़ियों के आसाम में आज जितना भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का या जो इलेक्ट्रीशियन का काम हो, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, ये बिना मारवाड़ियों के राजस्थानियों के बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अगर मारवाड़ी एक आप एक कह दो कि है ही नहीं तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो मारवाड़ी इसलिए वहाँ प्रचलित है और ये नकारात्मक नहीं है, बहुत सकारात्मक है। जो मारवाड़ियों की जो इमेज है या राजस्थान के लोगों की जो इमेज है आसाम या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सकारात्मक है। तो उसके दो वजह है, एक तो मैंने कहा है कि एक तो वहाँ का आर्थिक जो व्यवस्था व्यवसाय उसको मारवाड़ी ही बनाए हैं, और दूसरा यह है कि मारवाड़ी वहाँ के जो कल्चर है उस पर कोई खतरा नहीं रखते हैं। उनके साथ जैसा वहाँ का समुदाय है उसी हिसाब से मारवाड़ी उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इस वजह से मारवाड़ियों की इमेज अच्छी है, राजस्थान के लोगों की इमेज अच्छी है। बाकी अगर आप दूसरे समुदाय के देखोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे समुदाय के है या तो मजदूरी के रूप में जाएंगे या कोई छोटा मोटा कारीगर के रूप में जाएंगे और फिर वो वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से बसेंगे या वहाँ पर ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों को लगेगा कि ये एक अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि मारवाड़ियों के लिए कभी भी अतिक्रमण जैसा शब्द मैं आज तक नहीं सुना या वहाँ के न्यूज़ में भी कभी भी ये नहीं सुना कि कोई मारवाड़ी परिवार या मारवाड़ी व्यक्ति को या राजस्थान के व्यक्ति को टारगेट किया हो वहाँ के समुदाय ने, ऐसा कभी नहीं। लेकिन बाकी अदर समुदाय जो रेस्ट ऑफ इंडिया से हैं उनके बारे में न्यूज़ आती रहती है, नकारात्मक न्यूज़ आती रहती है, क्योंकि वो समुदाय जो है रेस्ट ऑफ भारत से उनका वहाँ किस तरीके से वो लोग हैं, वहाँ क्या करते हैं, उन पर निर्भर करता है। और दूसरा है कि रेस्ट ऑफ समुदाय क्या है कि एक अपनी संस्कृति लेके जाता है, चाहे वो तमिल हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, वो एक संस्कृति लेके जाते हैं। तो संस्कृति को चेंज नहीं करते हैं या वहाँ की संस्कृति से एडजस्ट नहीं होते हैं, लेकिन मारवाड़ी वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ के साथ ढल जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को मारवाड़ियों से, राजस्थान के लोगों से कोई खतरा नज़र नहीं आता है। आपको एक जस्ट एक उदाहरण दूंगा, जैसे मणिपुर में मैती कम्युनिटी और मारवाड़ी का जिस तरीके से एक सामाजिक सामंजस्य और संबंध हो रहा है, तो एक नया समुदाय बन रहा है मैतीवाड़ी। मेतीवाड़ी, ये नया शब्द सुनने को मिला, मेतीवाड़ी। अभी हमने नेचर की भी बात की, कल्चर की भी बात की, वहाँ जो मणिपुर में हिंसा हुई या और जो छटपुट आती हैं, आपने कहा नकारात्मक खबरें ज़्यादा आती हैं, जो सकारात्मक खबरें वो कम आती हैं। बात हम पर्यटन की करें, रहन सहन की, संस्कृति की, लेकिन खान पान जो हर व्यक्ति का होता है, जैसे राजस्थान में चूरमा दाल बाटी, बिहार में लिट्टी चोखा, साउथ की हम बात करें तो सांभर डोसा इडली बड़ा ये चीज़ें होती है, पंजाब की बात करें छोले भटूरे। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या खान पान है जो चलन में है और उसको यहाँ के लोग अगर समझें तो उसको उनको लग सकता है कि ये भी एक व्यंजन हो सकते हैं? कोई खास चीज़ या सामान्य जैसा होता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो खान पान है वो दरअसल उसका कोई धार्मिक या आस्था का टैग या टेबो नहीं है। मतलब कि आप क्या खाना है, आपके खाने का क्या सामग्री है, उसका कोई धार्मिक भावना या धार्मिक आस्था से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर चाहे वो प्लेन एरिया के कम्युनिटी हो या हिल एरिया की, वो सब जो नॉन वेज खाते हैं। मेरे को बाकी जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर खान पान को हमने एक तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिकता या आस्था का टैग और टेबो दे रखा है, उससे जोड़ रखा है। तो इस वजह से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो और आपका खान पान का जो है एक धार्मिक और आध्यात्मिक जो टैग और टेबो है, अगर वहाँ जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, तो आप
को आप तो वेजिटेरियन होते हैं, और राजस्थान तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों का के बारे में जाना जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान को वेजिटेरियन लैंड के रूप से जानते हैं। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वो तो पूरा ही नॉन वेजिटेरियन लैंड, मांस खाने वाले लोग हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि जब वहाँ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या वहाँ रहते हैं, चाहे मैं रह रहा हूँ वहाँ से, तो आप वहाँ पर अगर ये सोचे कि आपको बाहर बाज़ार में या बाहर आपको शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, तो वो उम्मीद मत करिएगा, आपकी संतुष्टि के लिए तो नहीं मिलेगा। अधिकतर वहाँ जो राजस्थान से लोग हैं, खासकर वेजिटेरियन शाकाहारी तो राजस्थान के है, तो वो अपना बना के खाते हैं। खाना बहुत कम मिलेगा जो वहाँ पर बाहर खाना खाते हैं, बहुत कम है। और शुरू में ही वो बाहर खा लेते हैं, बाद में वो जानते हैं उनको कितनी परेशानियाँ होती है। तो होता क्या है कि राजस्थान से जो लोग हैं, आसाम में हो या मिजोरम में हो, वो लोग जल्दी ही अपना साथी को ढूंढ लेते हैं अपने राजस्थान से कोई, और फिर वहाँ मिल के खाना बनाएंगे। ये है तो खाने पाने का तो वहाँ तो देखिए मांसाहार है, और चावल से आधारित फूड वहाँ व्यंजन बनते हैं। बाकी वो लोग उबली हुई सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी तरह फ्राई या मसाला जिस तरीके से वो उपयोग नहीं करते हैं। और आलू वहाँ का एक रेगुलर नियमित अपने वहाँ की सब्जी में का पार्ट हिस्सा है आलू। और चाहे वो मछली में डालो, चाहे चिकन में डालो, या कोई और है तो आलू ज़रूर डलता है। तो बहुत अंतर है खान पान का नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। अगर नॉर्थ इंडिया में पूर्वांचल और बिहार से, या ये कहे वेस्ट बंगाल से या झारखंड से, उड़ीसा से, यहाँ से जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये तो मांसाहारी है, ये शाकाहारी नहीं होते हैं। अधिकतर मांसाहारी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये राइस भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है राजस्थान के लोगों को, और गुजरात के लोगों को भी होता है प्रॉब्लम। बाकी हरियाणा के लोगों को भी मैंने सुना, वहाँ देखा है कई बार। बाकी पंजाब के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने जो आपसे अभी तक जो बातचीत की, उसमें मैं जितना समझ पाया हूँ, हमारे दर्शक भी शायद वही समझ रहे होंगे कि हम जब यहाँ बैठ के नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो हम तस्वीर का एक पहलू देखते हैं कि वहाँ हिंसा होती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ जाना खतरनाक है। पहले असम में एक दौर चला था जब उल्फा का चला था, आंदोलन चला था। अभी भी रह रहे की खबरें आती हैं कि उल्फा के जो कुछ लोग हैं म्यांमार में हैं, छुपे हुए हैं, शरण ले रखी है। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा पहलू आपने दिखाया, वो यहाँ बैठे लोगों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और जिनके दिमाग में ये होती है कि नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, वहाँ जाने की ट्रैवल की, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाके आ जाते हैं। देखिए, आपकी बातचीत से लगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आप पर्यटन के एक मुद्दे को छोड़ दो, कर अगर आप वैसे जाते हैं वहाँ कल्चर के हिसाब से, वहाँ रहन सहन के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से, तो अगर आप 1 साल रहते हैं तो आपकी 4 साल आयु बढ़ती है। तो निश्चित रूप से राजस्थान हो चाहे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सिक्के का जो दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष है, वो समझने का मौका भी मिलेगा, देखने का भी मौका मिलेगा। और जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा देश एक संस्कृति है, तो एक देश की संस्कृति में जो आपने अभी बहुत सी चीज़ें बताई, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, नेचर के बारे में, खान पान के बारे में, वहाँ भी जो एक स्टेट है उसमें पहाड़ी में अलग आपको संस्कृति मिलेगी, प्लेन्स में जो मैदान में अलग संस्कृति मिलेगी। निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं जो आज ये देख रहे हैं कार्यक्रम सारे जहाँ से अच्छा, उसमें उनको नॉर्थ ईस्ट की उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने का अवसर मिलेगा और अपने आप को वो जोड़ सकेंगे। और अंत में जो मेरे मन में सवाल थे मैंने जांगू जी से पूछे, अब मैं जांगू जी से चाहूँगा कि वो संक्षेप में और समाप्त करते हुए ये बताएं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो उनकी और कल्पना है वो क्या है। हाँ, देखिए, एक बहुत अच्छा वहाँ का समाज और जो समुदाय है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत स्वागत करता लोग है वो,
ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कि वो लड़ाकू है, लड़ते हैं, हिंसा है, संघर्ष है। ऐसा एक छोटा पक्ष है, मैं ये कहूँगा। बहुत बड़ा पक्ष जो सकारात्मक है वहाँ का समुदाय का, कि वो समुदाय आपको सहायता करने के लिए रात दिन तैयार रहेगा। अगर आप मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं और लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, आपका ट्रैफिक या हाईवे पर सड़क पर आपका व्हीकल वाहन रुक गया, तो अपने तरफ क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ दर्शक बन के लोग खड़े रह के देखते हैं, वीडियो बनाते रहेंगे, एक्सीडेंट हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उसके पास नहीं पहुंच रहा है उस व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है, दुर्घटना हुई है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल उल्टा है। वहाँ लोग, आप जरूरत ही नहीं कि सरकार या पुलिस आएगी, नहीं आएगी, लोग खुद आके उनके पास हर चीज़ रहेगी और आपको आपका रोड साफ करवा देंगे। भूस्खलन हुई है, आपको खाना से लेके आपको मनोरंजन तक का देके, गाने तक के, आपके मोबाइल चार्जर तक के लिए वो हर चीज़ आपके पास लेके आ जाएंगे। ये जो एक सेवा भाव वाली जो संस्कृति है वहाँ के समुदाय में है, चाहे वो प्लेन समुदाय हो, मैदानी क्षेत्र का या पहाड़ी क्षेत्र का। इस चीज़ को हम यही चीज़ है जो वहाँ पर्यटन को मजबूत करती है, पर्यटकों को आकर्षित करती है। खाली एक नेचर और कल्चर ही नहीं है, बाकी जो समुदाय किस तरीके से आप पर्यटकों को और दर्शकों के विजिटर्स को स्वीकारता है, उनके साथ रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए हमको नॉर्थ ईस्ट जाना ही चाहिए। उसका दो फायदा होता है। एक तो आप नॉर्थ ईस्ट को समझ पाओगे, पूर्वोत्तर भारत को। दूसरा यह है कि आपका नज़रिया बदलेगा अपने बारे में भी और पूर्वोत्तर के बारे में भी। अगर आप वहाँ जाके रहते हो, वहाँ जाके आप कुछ दिन बिताते हो, तो आपका नज़रिया बीतेगा। देखिए, 100 में से 10% ही है जो नकारात्मक है, 90% वहाँ की सकारात्मक चीज़ें हैं। वो सामने आ जाए, आपको महसूस होगा जब आप वहाँ जाओगे। 10% है नकारात्मक, खाली उसको आप पूरा इमेज नहीं बनाया जाना चाहिए पूर्वोत्तर के बारे में। 10% नकारात्मकता के आधार पर देखिए, हर जगह और हर समाज में एक नकारात्मकता और सकारात्मकता होती है। ऐसा कोई इस धरती पर जगह नहीं है, समुदाय समाज नहीं है जहाँ दोनों चीज़ें नहीं हो। हर दो पक्ष होता है, लेकिन कौन सा पक्ष कम है और कौन सा ज़्यादा है, और कम वाले पक्ष को हम कितना ज़्यादा मान लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने बहुत गलत धारणा बना रखी है कि नॉर्थ ईस्ट की इमेज को हमने नकारात्मकता में ही दिखाया है। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम के दर्शकों ने आज जो जांगू जी ने जानकारी दी, निश्चित रूप से आपको आपकी कल्पना, आपकी सोच से अलग कई बातें उन्होंने बताई। और अगली बार आप कहीं भी पहाड़ पे अगर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड आपने कई बार देखा होगा, कुछ दिन नॉर्थ ईस्ट का दौरा बना के जाइए। और जो जांगू जी ने बताई हैं सकारात्मक चीज़ें, मेहमान को, अतिथि को वो भगवान की तरह मानते हैं, उनके लिए सेवा भाव करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो हमारा आपका नज़रिया है नॉर्थ ईस्ट के प्रति, जो हम सिर्फ उसको एक नकारात्मक चीज़ को ज़्यादा करके देखते हैं कि वहाँ हिंसा होती है, उग्रवाद है, वो बता रहे हैं कि वो दिन लग गए। 10% नकारात्मकता पूरी दुनिया में नकारात्मकता सकारात्मकता है कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो 90% सकारात्मकता मिलेगी, आपको सहयोग करने वाले मिलेंगे और आपको देश में एक नई संस्कृति, एक नई कल्चर, एक नया नेचर देखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद जांगू जी, बहुत आपने जानकारी दी, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं कुछ नॉर्थ पूर्वोत्तर के बारे में अपने दर्शकों को कुछ उनको एक सोचने के लिए, जानने के लिए कुछ कह पाया और मेरे अपनी बात, अपने विचार रख पाए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।